तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। आज हम इस शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली पहले जानते हैं कंपनी करती क्या है, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो कहाँ से आता है और कंपनी के फंडामेंटल्स हमें क्या सजेस्ट करते हैं। तो 1995 में जीआर इंफ्रा एक रोड इंजीनियरिंग कंपनी थी, इंटीग्रेटेड रोड इंजीनियरिंग कंपनी, जो बेसिकली इसका जो मेन काम है वो रोड कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है। जो इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उसमें सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर है एनएचएआई, जो सबसे ज़्यादा बिजनेस को ला के देता है। कंपनी के अलग अलग तरीके से सिविल जो मतलब प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको अंडरटेक करने के तरीके हैं, ईपीसी के थ्रू, बीओटी के थ्रू, हैम के थ्रू। ये अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे आप जब मतलब गवर्नमेंट जो है वो उस टाइप से टेंडर्स फ्लोट करती है। ठीक है। कंपनी काफ़ी वेल रन मैनेजमेंट के थ्रू है। इनका जब आईपीओ भी आया तो एक बात बहुत मतलब प्रोमिनेंट हुई थी कि ये कंपनी इकलौती ऐसे सेक्टर की कंपनी है जो बिफोर टाइम अपने प्रोजेक्ट डिलीवर करती है। ठीक है। इस सेक्टर में ऑन टाइम प्रोजेक्ट्स डिलीवर करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, बट यही इकलौती एक ऐसी कंपनी जिन्होंने बिफोर टाइम किया, काफी बार किया, और 15 अलग अलग स्टेट्स में ये अपने 100 से ज्यादा रोड प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी हैं। ठीक है। अगर हम हाँ 15 अलग अलग, अगर हम इसके बारे में बात करें तो लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक है। 90% जो रेवेन्यू है उनके ये रोड सेक्टर के प्रोजेक्ट से आता है। और जो ईपीसी प्रोजेक्ट्स आते हैं जो मतलब अलग अलग जो सेक्टर्स होते हैं उनको जो थोड़ा बहुत जो रोड का काम होता है उसके ये मतलब उसमें ये थोड़ा सा जो भी टेंडर होता होगा जो फ्लोट करते होंगे, रेलवे के लिए हो गया, मेट्रो, एयरपोर्ट, रनवे जो हो गया, ऑप्टिकल फाइबर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उस टाइप के। रोड कंस्ट्रक्शन के अलावा भी इन्होंने मतलब पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में अपना डाइवर्सिफिकेशन किया है। ठीक है। इनके पोर्टफोलियो में 10 ऑपरेशनल एसेट्स हैं। तो रोड बनाना मतलब सिर्फ एक ऐसा काम नहीं है कि एक बार बनाया खत्म हो गया, आप उसको मेंटेन करोगे, टाइम टू टाइम उसका मतलब रिपेयरिंग होगी। ठीक है। फिर उसके साथ साथ मतलब जैसे एक प्रोजेक्ट मिला, एक आपने अच्छा डिलीवर करके दिया, एक आपकी अच्छी रेपुटेशन बन गई, फिर आपको रिपीट कस्टमर आएंगे। तो इस तरीके से इनके जो पोर्टफोलियो है उसमें एक से 10 ऑपरेशनल एसेट्स हैं, जिसमें एक एनएचआई का एन्युटी प्रोजेक्ट है, एक स्टेट का है। स्टेट मतलब वही जो जैसे हमारे अलग अलग एनएचआई जो नेशनल लेवल पे हो गए, फिर स्टेट लेवल पे भी जो रोड्स बनते हैं उस तरीके से। और एंड द बैलेंस 8 एनएचआई हैम प्रोजेक्ट्स। तो मतलब बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इनके पास हैं। इन्होंने दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे बना उसमें 11,000 करोड़ के आसपास का मतलब जो टेंडर है वो इनको मिला, इन्होंने काम कंप्लीट कराया। 2024 में वो कंप्लीट होने वाला है, जो प्रोजेक्टेड मतलब उसका टारगेट है। उसमें भी मतलब इनको काफी अच्छा मतलब एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, हमारे कंट्री का पहला इतना बड़ा मतलब 1 लाख करोड़ का वो एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट है जो दिल्ली से मुंबई को थ्रू रोड बिफोर टाइम मतलब बिफोर जो ट्रेन का जर्नी टाइम है उससे पहले पहुंचने का जो वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, जो जिसमें मैं भी ट्रैवल कर चुका हूँ। अभी पूरा नहीं बना है, बट वो जो एक मतलब जो इंडिया को नेक्स्ट लेवल जो एक दिखाता है कि हाँ इंडिया में भी इस टाइप के रोड्स बन सकते हैं, एक्सप्रेसवे बन सकते हैं, उसमें से एक मतलब एक आप कह सकते हैं ब्रेक थ्रू है, एक माइलस्टोन है इंडियन रोड इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। फिर ये जो इनविट होता है, इनविट बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप समझ लो कि पूरा पैसा रेस करते हैं कि हम ये चीज बनाएंगे। जैसे रियल स्टेट सेक्टर में भी सेम जैसे कमर्शियल सेक्टर में होता है कि आप उसके शेयर्स खरीद सकते हो। एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसके छोटे छोटे ये ग्रांट करते हैं शेयर्स, फिर उस पैसों से ये वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसका जो भी मतलब प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो डिविडेंड के थ्रू उसके थ्रू मतलब इन्वेट के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो एक वीडियो सेपरेटली बना जा सकती है। बट जो कंपनी काम कर रही है वो इसी पे कर रही है कि हाँ भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छी तरीके से एक्सपैंड करना है, पैसा इसमें चाहिए होता है, अच्छा खासा पैसा इसमें चाहिए होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें आपको ये ट्रांजैक्शंस जो हैं ये इसके थ्रू आपको करनी पड़ती है। ठीक है। बाकी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं अगर आपको फर्दर इसमें डिटेल में जानने की जरूरत है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, कोई गुवाहाटी में है, अहमदाबाद में है, उदयपुर में है, संडीला में। तो मतलब एक डाइवर्सिफिकेशन है कि हाँ भाई हर एक जगह पे हम अपना मैन्युफैक्चरिंग ये आगे जाके और एक्सपैंड ही करेंगे। इसमें इसमें बता रखा है कि इतने 30,000 मेट्रिक टन की इनकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से अलग अलग चीज़ों की है। मेटल क्रैश बैरियर, इमल्शन फैसिलिटी, तो जो भी मतलब जो भी इनको रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं उनकी खुद की इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अलग अलग स्टेट्स में अवेलेबल है, अलग अलग सिटीज में। बेसिकली 4 अभी हैं, हो सकता है आगे आके एक्सपैंड भी करें।
इंटीग्रेटेड इन हाउस कंस्ट्रक्शन मॉडल, तो जो इनके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे ये इसमें दिखा रखा है कि 8,000 से ज्यादा इक्विपमेंट्स और व्हीकल्स हैं वो इनके खुद के ओन्ड हैं, ठीक है। स्पेशलाइज कंस्ट्रक्शन, हॉट मिक्स प्लांट, सॉइल स्टेबलाइजर्स, मोबाइल कोल्ड रिसाइकलिंग मिक्स प्लांट्स, ये सारी चीजें जो भी मतलब इनके जो भी चीजें इनके मतलब कंस्ट्रक्शन में काम आती है वो सब इनका इन हाउस है, ठीक है। फिर इसमें इनके प्रोजेक्ट मिक्स के बारे में बता रखा है कि कंपनी का 3 यूपी में प्रोजेक्ट है, फिर महाराष्ट्र में एक रोपवे है जेएनके में, फिर कुछ एमपी, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार, अलग अलग जगह, मतलब अनगिनत प्रोजेक्ट हैं। 100 प्रोजेक्ट ये कंप्लीट कर चुके हैं। 20,000 करोड़ की अभी इनकी ऑर्डर बुक है, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट है। अगर प्रोजेक्ट मिक्स देखें तो वही एनएचएआई इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है, जैसे मैंने बताया। बाकी एनएचपीसी और जो स्टेट लेवल पे छोटे छोटे जो मतलब इनको काम मिलते होंगे, मेन काम जो इनका रोड है, बाकी सारी चीजें ये एक्सपैंड कर रहे हैं। कल को हो सकता है चीजें और मतलब ये और थोड़ा सा छोटा हो जाए, बाकी चीजें थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, बट मेन काम हमेशा इनका यही रहेगा, ठीक है। कंपनी ने अभी कुछ नया 42 करोड़ का प्रोजेक्ट मतलब बैक करा। ये सब चीजें ऑन गोइंग प्रोजेक्ट क्या है क्या है, कुल मिला के चीजें अच्छी चल रही हैं। इनका जो मतलब जो मैनेजमेंट है उनकी कॉल में भी यही देखा गया कि स्टार्टिंग में क्या हुआ 2022-23 में जब कोविड आया, उसके बाद बहुत सारे मतलब एक तो मतलब पैसा रेज करना आसान हो गया, तो बहुत सारे जो नॉन सीरियस प्लेयर्स थे जिनका मतलब इस सेक्टर में इतना मतलब एक्सीलेंस नहीं था, बट प्रोजेक्ट बिडिंग में जो आ गए थे उनका सेग्रीगेशन हो चुका है। अब पैसा रेज करना मुश्किल हो चुका है। जो सीरियस प्लेयर्स हैं उन्हीं के पास मतलब जिनके पास कैपेबिलिटी है, जिनके पास मतलब एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस है, उन्हीं के पास ये प्रोजेक्ट्स हैं अब जो गवर्नमेंट इनफ्लो कर रही है। तो अब चीजें सुधरेंगी। इन्होंने 2,000 करोड़ का जो मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 22 में इन्होंने बताया था कि जो चीजें हमने मतलब जो 20,000 करोड़ का सॉरी जो ऑर्डर बुक इन्होंने लिया था, वो एग्जीक्यूशन जो हमें रेवेन्यूज में दिखना स्टार्ट होगा वो 2024 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और अगले 3 साल तक इनके पास प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब ऐसा इन्होंने 2022 में बताया था। और अभी रिसेंटली इनका जो ऑर्डर बुक है वो अगेन 2024 में 20,000 करोड़ का होता जा रहा है। मतलब हर क्वार्टर या हर ईयर जो इनका ऑर्डर बुक स्ट्रांग ही होता जा रहा है। तो फंडामेंटल काफी सही लगते हैं। एक बार नंबर्स पे नजर मार लेते हैं। 12,800 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप का शेयर है, 1,325 रुपए का अभी प्राइस चल रहा है, 703 की बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक 2 से भी कम है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। 11 का पी है। इस पी मल्टीपल पे शायद ही कोई कंपनी इस सेक्टर में अवेलेबल हो, ठीक है। 21.6 का आरओसी, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट है। मतलब ये कंपनी अपने पैसों को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर रही है और मतलब रिटर्न भी जनरेट कर रही है। आरओई 26 का है, जो कि अगेन वेरी एक्सीलेंट। अगर आप किसी भी शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो और ये दोनों जो वैल्यूज हैं, जो रेशियोज हैं, जो परसेंटेज, अगर 20% से ऊपर आता है तो वो तो बहुत ही फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, वेल रन कंपनी है। 15 से ऊपर भी काफी एवरेज आप मान सकते हैं, ठीक है। जब 10 से नीचे होता है तब हमें क्वेश्चन करना पड़ता है कि कंपनी के ये आरओसी और आरओई इतने कम क्यों है, ठीक है। डेप्ट की बात करें, ये मतलब सेक्टर ही ऐसा है जहां पे डेप्ट आपको रेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आपको एनएचएआई से या जो गवर्नमेंट के थ्रू मिलते हैं, सारा पैसा गवर्नमेंट नहीं पे करती है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे एचएएम प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें क्या करना होता है, आपको 40% गवर्नमेंट पे करेगी इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो पे करते जाएंगे। तो उसमें जो बाकी पैसा है वो इनको खुद रेज करना पड़ता है डेप्ट के थ्रू। तो एक कॉमन प्रैक्टिस है इस सेक्टर में, डेप्ट अगर आप लेके चलेंगे तो मतलब वो बहुत ही मतलब आप मतलब डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये डेप्ट यहाँ पे क्यों है या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बट जिस हिसाब से आरओसी आरओई दिख रहा है, बुक वैल्यू और मतलब पी दिख रहा है, सारी चीजें अगर आप देखें सब चीजें इनके फेवर में है। बहुत ही मतलब गिरे हुए भाव पे कंपनी मिल रही है, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। इस पॉइंट ऑफ टाइम से अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करें कि हाँ 2030 तक का हम एम लेके चलें, 24 में हम करंटली हैं, पहले क्वार्टर मतलब लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है, जो इस फाइनेंशियल ईयर का जो जो 2023 का लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो क्वार्टर होगा, वो जो रिजल्ट है वो आने वाला है, ठीक है। वो भी काफी अच्छे आने की उम्मीद है। उसके बाद अगर हम देखें तो 12,000 करोड़ से ये कंपनी अगर 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप 5 साल बाद होल्ड करेगी तो कोई बहुत बड़ी बात मुझे नहीं लगती, क्योंकि जिस एग्रेसिवनेस से हमारी गवर्नमेंट रोड के लिए सीरियस हुई है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा बढ़ रहा है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में। ग्लोबली अगर आप बजट को अच्छे से देखें तो 1 लाख करोड़ का लास्ट ईयर इन्होंने बजट किया था। अभी तो इंटरिम बजट है, तो 1 लाख करोड़ जो भी मतलब वैल्यू होगा, एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, जो एक वैल्यू होगी, हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश देखा है हमने। और अभी जैसे दोबारा गवर्नमेंट इलेक्शन चल रहे हैं, फिर दोबारा गवर्नमेंट आएगी,
जून के बाद दोबारा से वो अपना फुल फ्लेज बजट, अभी तो इंटरिम बजट आया था, फुल फ्लेज बजट आएगा, बजट में हो सकता है अग्रेसिवली अगेन इंफ्रा पे पुश करे, रोड सेक्टर पे और अच्छी तरीके से काम करे। इस कंपनी को उससे बहुत बेनिफिट होने के चांसेस हैं। ठीक है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, पिटी हुई कंपनी है, साइडवेज शेयर में चल रही है, 1700 रुपए के मतलब लिस्टिंग पे आया था ये शेयर, अभी 2 से ढाई साल पहले इनका आईपीओ आया था। आईपीओ के टाइम पे बहुत बूम थी, काफी लोगों ने मतलब इनको अप्लाई करा, और अभी अपने आईपीओ की लिस्टिंग प्राइस से काफी नीचे चल रही है, 1000 रुपए का लो बनाया कंपनी ने, एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखा के अभी 1400 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है, एक अच्छा वैल्यूएशन पे खड़ी है, 30% के लगभग का सीएजीआर ग्रोथ है प्रॉफिट में, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट है पिछले 5 साल में। सारी चीजें इनके फेवर में है। अभी क्या चीजें मतलब ऐसी हैं जिसकी वजह से शेयर नहीं चला है, उस पर भी आएंगे। अगर सेक्टर कंपैरिजन करें, पीयर कंपैरिजन करें, 11 का पी है, और इनका मीडियन अगर सारी कंपनी का निकालें तो 21 का आता है, मैसिवली अंडर वैल्यूड। अगर ये इतना ही अचीव कर लेते हैं तो आज के टाइम पे इसका शेयर यहीं से डबल हो जाना चाहिए। ठीक है, बुक वैल्यू की बात करें, अगर प्राइस से बुक वैल्यू की बात करें, 2.37 का है सेक्टर का, इनका 1.88 है, अगेन अंडर वैल्यूएशन आपको दिखता है। ठीक है, रिजल्ट्स की बात करें जो अभी आए मतलब जो रिसेंट रिजल्ट आएगा उसको एनालाइज करके ज्यादा अच्छे से हम बता पाएंगे। बट पीछे अगर 1-2 साल की बात करें, 2 साल में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा अंतर आपको दिखानी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जरूर काफी फ्लक्चुएटिंग रहे हैं, 19%, 28%, अभी हम 24% पे ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन वरीज है। आपके जो लोअर मतलब जो मटेरियल कॉस्ट है वो लगातार आपका मतलब वेरिएबल रहा है हमेशा, इस सेक्टर में हमेशा रहेगा भी। बट जैसे जैसे इन्फ्लेशन कूल डाउन होगा, इकोनॉमी अपनी बूस्ट होगी, नॉर्मल तरीके से हम ग्रो करेंगे, जिस जीडीपी से हम ग्रो कर रहे हैं उससे अगर हम कंटिन्यूसली ग्रो करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ आने की अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ से दिखती है। ईयर वाइज अगर हम कंपैरिजन करें, जो प्री कोविड लेवल है वहां से अगर हम देखें, 6300 करोड़ का ये रेवेन्यू जनरेट करते थे, और इस साल ये 9000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, मतलब अच्छा खासा 30 से 40% का टॉप लाइन में इंप्रूवमेंट है। और अगर हम बॉटम लाइन में भी देखें तो वहां पर भी आपको इतना सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि अगेन इन्फ्लेशन वरीज है, बट अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आपको दिखता है। कंपनी 120 के ईपीएस पे, ईपीएस लगातार बढ़ रहा है, अगर आप देखें लगातार पिछले 4-5 साल से ईपीएस बढ़ रहा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि बेस बहुत छोटा था तो आप नहीं मतलब ईपीएस को कंपेयर कर सकते, बट लगातार अगर हम कंपेयर करें तो रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, टॉप लाइन में अच्छी खासी ग्रोथ है, बॉटम लाइन में भी देर सवेर ग्रोथ आपको दिखेगी। एक जो मेन रीजन मुझे लगता है कि शेयर का ना चलना है, और जो एक मतलब चीट कोड कह सकते हैं, वो ये होता है मतलब एक रूल है सेबी के थ्रू, अगर कोई भी नई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो उसको अपना 3 साल के अंदर अपना जो भी शेयर है, जो भी इनका मतलब ये जो प्रमोटर होल्डिंग है, इसको 75% से कम लाना पड़ेगा। किसी भी प्राइवेट मतलब जो कंपनी है उसके लिए मैंडेटरी है। तो पिछले ही क्वार्टर में अगर हम चेंजेस देखें तो 5% इन्होंने अपना स्टेक बेचा है, ओपन मार्केट के थ्रू बेचा होगा डेफिनेटली, कुछ और न्यूज तो है नहीं मार्केट में। ठीक है, और डीआईएस ने पूरा का पूरा स्टेक कंज्यूम कर लिया, तो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। डीआईएस बुलिश है, डीआईएस ऐसे लोग होते हैं जो लंबे समय के लिए कंपनी में इन्वेस्ट होते हैं। एफआईआईज कल आने वाले समय में फिर यहाँ पे स्टेक उठा सकते हैं, क्योंकि एफआईआईज हमेशा मोमेंटम में ट्रेड करते हैं, तो ये बहुत मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। जो ये 75% इनको करने के लिए एक क्वार्टर और बचा था। अगस्त 2021 में कंपनी लिस्ट हुई थी और आज हम मई में ऑलरेडी चल रहे हैं, ये लास्ट क्वार्टर था इनका, तो इन्होंने इससे पहले ही अपना जो मैंडेटरी सेलिंग थी वो कर चुकी है। आप प्रमोटर को और फर्दर नहीं सेल करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो उन्हें मैंडेटरी करना था वो कर चुके हैं, ऑब्लिगेशन उनका पूरा हो चुका है। पब्लिक के पास सिर्फ 4% से भी कम का शेयर होगी, एक और पॉजिटिव चीज है। अगर शेयर को भागना है तो पब्लिक के पास कम से कम शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, छोटी कंपनी है, यहाँ से मिड कैप लार्ज कैप बनने की हाई पॉसिबिलिटी रखती है, और आने वाले 5 साल में अगर ये कंपनी इसी तरीके से जिस हिसाब से चल रही है और इन्फ्लेशन भी जैसे हमें धीरे धीरे कंट्रोल होगा दिखती रहे, तो बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेसिटी रखती है। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी खुद की एनालिसिस है, और ऐसे शेयर्स आपको ढूंढने चाहिए जहां पे आपको ऐसे डर्ट चीप प्राइजेस मिले। सेक्टर कंपैरिजन भी आप करेंगे, पीयर कंपैरिजन भी करेंगे, तो हर जगह ये मतलब एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे लेके आती है। हाँ, अभी रिजल्ट आने बाकी हैं इस क्वार्टर के, उसके बाद आप और अच्छे तरीके से मतलब इसको एनालाइज कर सकोगे कि हाँ इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या ग्रोथ दिखाई, इस क्वार्टर में हमने क्या दिखाया, आगे आने वाले समय में क्या इन्फ्लो आ सकते हैं। और अगर टेक्निकल लेवल पे बात करें, एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, 1400 रुपए के आसपास का डबल टॉप बना के कंपनी वापस आई है, यहाँ सपोर्ट दिखा सकती है। ये एक ट्रेंड लाइन इनकी चल रही है कुछ समय से जिसको ये फॉलो कर रहे हैं, दोबारा हो सकता है इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट ले।
अच्छा खासा वॉलेटिलिटी है मार्केट में, क्योंकि जो भी अभी मतलब इलेक्शन के चलते जो भी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखी जा रही है उसमें स्मॉल और मिड कैप में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। तो 1300 रुपये के आसपास ये कंपनी अभी अवेलेबल है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। हो सकता है आपके वॉच लिस्ट में ऐड करते करते 2 से 3 साल बाद आप इसी कंपनी का जो प्राइस है वो 5000 भी देखें। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे लगता है कंपनी अच्छी है, आगे अच्छा कर सकती है। आईपीओ के टाइम पे एक अच्छा हाई बना चुकी थी, 2100-2200 लेवल हाई कर चुकी है, वहां से काफी नीचे है। साइडवेज मोमेंटम में अच्छा प्राइस एक्शन दिखा के एक अपवर्ड चैनल में ट्रेंड मतलब दिखा रही है। जब तक ये ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ती है नीचे, जो कि ये मतलब पिछले 6 से 8 महीने का फॉलो कर रही है, तब तक ये कंपनी का टेक्निकल लेवल पे हम ये नहीं कह सकते कि डाउन ट्रेंड में है। एक साइडवेज मोमेंटम में है। इसके इस चैनल के ऊपर जैसे ही कंपनी निकलेगी और अच्छा हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें मतलब तेजी दिखे। ठीक है, और 1500 जो लेवल है 1500 के आसपास का, 1570 के आसपास का जो लेवल है, उसके बाद ये अनचार्टेड टेरिटरी में चली जाएगी। बहुत ज्यादा इसमें मतलब हिस्टोरिकल आप चार्ट देख नहीं सकते, क्योंकि एक नई लिस्टेड कंपनी है, 2 से 3 साल ही हुआ है अभी। और ये मेरी खुद की एनालिसिस थी। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई। कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें आप मतलब कितना एग्री करते हैं मेरे एनालिसिस से, या आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें। और अगर कोई और ऐसा शेयर आपको सिमिलर वैल्यूएशंस पे मिल रहा हो किसी भी सेक्टर का जिसके आप फंडामेंटल एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डू मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी आपने नहीं करा है तो। और थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।